हिंदुस्तान इस साल आलमी मईशत का नया गोल्डन चाइल्ड है। उसने चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क बन गया, जिसके पास दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत है। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि अगले 4 साल के अंदर ये तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगी, जो एक ऐसे मुल्क के लिए एक शानदार इजाफा है जो हाल ही में 1980 की दहाई में 13वें नंबर पर था और आज चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती जंग के साथ खत्म होने के कोई आसार नहीं दिखा रहा है और ताइवान पर तनाव बढ़ रहा है। बहुत से लोगों को तवक्को थी कि मगरबी कारोबार हिंदुस्तान में पैदावार मुंतकिल कर देंगे ताकि एक ऐसे मुल्क में कारोबार करने के खतरे से बचा जा सके जो आने वाले सालों में मगरब के साथ जंग का शिकार हो सकता है। और हकीकत यह है कि पैदावार में तब्दीली हो रही है। जैसे खिलौना बनाने वाली कंपनी हसब्रो और स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग की सहूलियात खोल दी है, लेकिन हकीकत यह है कि हिंदुस्तान ने आलमी मैन्युफैक्चरिंग का सिर्फ एक बहुत छोटा हिस्सा लिया है और मुल्क चीन से टेक ओवर करने को तैयार नहीं है। दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब होने के नाते हिंदुस्तान चीन से आके माशी टाइगर के तौर पर क्यों कब्जा नहीं ले रहा है। इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब देंगे कि इनमें से बहुत से लोगों के लिए हिंदुस्तान एक ऑप्शन नहीं है और न ही दूसरे ममालिक। इस गुज़िश्ता मौसम बहार में एप्पल के सीईओ टिम कुक चीन गए और उनसे मुलाकात की। मुल्क के नए प्रीमियर ली कांग ने इस दौरे के दौरान चीन के साथ एप्पल की वाबस्तगी की तौसीक करने के लिए वो वादे किए जिनसे ये वाज़ेह हो गया कि आलमी मईशत में चीन वाकई किया है। बावर्ची ने कहा कि चीन के बारे में एक इबहाम है कि मशहूर तसव्वुर ये है कि कंपनियां कम मजदूरी की वजह से चीन आती हैं। मुझे यकीन नहीं है कि वो चीन के किस हिस्से में जाते हैं, लेकिन सच ये है कि चीन ने कई साल पहले मजदूरी की कम लागत वाला मुल्क बनना बंद कर दिया था और सप्लाई के नुक्ता नज़र से चीन आने की वजह ये नहीं है कि महारत और एक जगह में महारत की मिकदार और महारत की किस्म। ये वो मसनूआत हैं जिनके लिए हमें वाकई जदीद टूलिंग और दुरुस्तगी की ज़रूरत होती है, जिसके लिए आपके पास टूलिंग और इस मवाद के साथ काम करना जो हम करते हैं जदीद तरीन है। और टूलिंग की महारत यहाँ अमेरिका में बहुत गहरी है जो आप कर सकते हैं। टूलिंग इंजीनियर्स की मीटिंग करें और मुझे यकीन नहीं है कि हम चीन में इस कमरे को भर सकते हैं जिसमें अब फुटबॉल के मुताद्दिद मैदानों की फिल्म बंदी कर सकते हैं, जो कि वहीं इस बात की वजाहत करता है कि चीन आज हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग का एक ऐसा मरकज बन गया है जिसे दुनिया में कहीं भी नकल नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि अमेरिका में भी चीन की इक्तिसादी इस्लाहात का आगाज 1970 की दहाई में हुआ और 1980 और 1990 की दहाइयों में इसने खुद को कम लागत के सामान जैसे कपड़े और प्लास्टिक के खिलौने की तैयारी का मरकज बना लिया। लेकिन जैसे जैसे साल गुजरते गए चीनी कारकुनान और कारोबार शुरू हो गए डिजिटल के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग की ज़्यादा से ज़्यादा महारतें जमा करें। इनकलाब तेज़ी से आलमी मईशत की नौयत को तब्दील कर रहा था। कटलरी और कागज़ी प्लेटों जैसी सादा चीज़ का छोटी तैयारी और माइक्रो प्रोसेसर के साथ स्मार्टफोन और टच स्क्रीन जैसी पेचीदा चीज़ की तैयारी में बड़ा फ़र्क है कि इस किस्म की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक पेचीदा सप्लाई चेन और दुरुस्तगी की ज़रूरत होती है। पैदावारी अमल चीन के पास इस किस्म की मैन्युफैक्चरिंग के मुकाबले में भारत के पास ना तो महारत है और ना ही वो महारत पैदा करने की सलाहियत है, जो ये समझने के लिए दरकार है कि हमें 1948 में भारत के बरतानिया से आज़ादी हासिल करने के बाद कई दहाइयों तक भारत की मईशत के पस मंज़र की कहानी को समझने की ज़रूरत क्यों है। एक नीम सोशलिस्ट हुकूमत के ज़ेर कंट्रोल मईशत चलाई, हालांकि ये मुल्क सरकारी तौर पर सियासी तौर पर गैर जानिबदार था और अमेरिका के दरमियान सर्द जंग में फरीक नहीं था। सोवियत यूनियन अमली तौर पर उसकी हमदर्दियां सोवियत यूनियन की तरफ झुकाव रखती हैं। भारत ने सोवियत यूनियन की तरफ से अपनी सोसाइटी को ज़री किसानों की अक्सरियत वाली कौम से मैन्युफैक्चरिंग पर मबनी सनती मईशत में तब्दील करने से मुतासिर किया। जैसे स्टालिनिस्ट रूस भारत ने अपनी मईशत को 5 साल के हिसाब से बढ़ाया। ऐसे मंसूबे जिनके नतीजे में इसके सबसे बड़े कारोबार सरकारी मलकियत में थे चीन में नीयत पर अब भी बहुत छूटी है। हिंदुस्तान की फीकस जीडीपी आज सिर्फ चीन का एक छठा हिस्सा हिंदुस्तान इक्तिसादी ताकत में होने की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी आबादी के सरासर साइज से इसकी 1.4 बिलियन आबादी की वजह से सबसे ऊपर की 5 मईशत बन गया है। लेकिन वो लोग आज के लोगों के मुकाबले में काफ़ी कम दौलतमंद हैं। चीन और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हिंदुस्तान की अफरादी क़ुव्वत चीन की तरह हुनरमंद अच्छी तरह से इस्तेमाल में नहीं आती है। हालांकि हिंदुस्तान में बेरोज़गारी की शरह 7-8% के करीब है। इसके नौजवानों की बेरोज़गारी की शरह तकरीबन 40% है, जो हिंदुस्तान में बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करती है क्योंकि ये एक बहुत ही नौजवान आबादी है।
मुल्क में आधे लोग 25 साल से कम उम्र के हैं और आबादी का एक बड़ा हिस्सा गैर रस्मी मईशत में काम करता है, जो कि बगैर लाइसेंस के कारोबार है जो लोगों को मेज़ के नीचे अदायगी करते हैं। ये दहाइयों से हिंदुस्तान की पुरानी सोशलिस्ट मईशत की मीरास है। एक ऐसा निज़ाम था जिसे मकामी लोगों ने लाइसेंस राज को हुकूमती ब्यूरोक्रेसी का एक पेचीदा जाल कहा था कि जो कोई भी कारोबार शुरू करना चाहता है इसके पास कारोबार शुरू करने से पहले 80 तक मुख्तलिफ सरकारी एजेंसियों से गुजरना पड़ता था। इससे पहले कि वो कारोबार शुरू कर सके, इसे ऐसा करने के लिए आपको करना पड़ेगा वकला की खिदमात हासिल करें, और ज़्यादातर लोग उसके मुतहम्मिल नहीं थे कि हिंदुस्तान में शुरू होने वाले ज़्यादातर छोटे कारोबार गैर रस्मी मईशत में थे। दूसरे लफ्ज़ों में वो गैर कानूनी गैर लाइसेंस याफ्ता कारोबार थे जो टैक्स अदा नहीं करते थे। यहाँ तक कि जब हिंदुस्तान ने अपनी मईशत में इस्लाहात की तो गैर रस्मी मईशत बरकरार रही, और जैसा कि हाल ही में 2018 में ये अंदाज़ा लगाया गया था कि निस्फ से ज़्यादा आबादी मेज़ के नीचे काम करती है। इस गैर रस्मी मईशत ने हिंदुस्तान में इक्तिसादी तरक्की पर बहुत बड़ा दबाव पैदा किया है, क्योंकि ये कारोबार और उनके लिए काम करने वाले लोग कोई टैक्स अदा नहीं करते। हिंदुस्तान के लिए एक मुज़मरात ये है कि बहुत से हिंदुस्तानी गैर रस्मी मईशत में टैक्स से पाक काम करने से बेहतर हैं। अगर वो सरकारी मईशत में मुलाजमत करते हैं तो इससे मजदूरों की मसनूई किल्लत पैदा होती है। बहुत से ऐसे कारोबार जो हिंदुस्तान में दुकानें लगाते हैं ये जानकर हैरान रह जाते हैं एक कि इस मुल्क में 0.4 बिलियन लाम विग जो उन्हें मुलाजमत के ओहदों पर भरने के लिए काफ़ी कारकुन नहीं मिल पाते हैं। गैर रस्मी मईशत का एक और असर यह है कि मुल्क के पास चीन में मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए टैक्स की बुनियाद काफ़ी नहीं है, क्योंकि आज़ाद मंडी की इस्लाहात के नतीजे में हुकूमत के इस्तेमाल में इजाफा हुआ है। हाईवेज और रेल रोड जैसे जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए टैक्स रेवेन्यू ये एक जदीद मईशत की तामीर के ज़रूरी पहलू हैं, क्योंकि इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर अब कारोबारों से मैन्युफैक्चरिंग कायम करने की तवक्को नहीं कर सकते कि कोई भी ऐसी जगह फैक्ट्री नहीं बनाएगा जहां वो सामान हासिल न कर सके। ये एक जदीद मईशत की तामीर के लिए ज़रूरी पहलू हैं। चीन में इंफ्रास्ट्रक्चर 1,61,000 किलोमीटर ग्रिड से अलग शाहराही हैं, जबकि भारत के पास 4,700 किलोमीटर, चीन के पास 1,50,000 किलोमीटर रेल है, जबकि भारत के पास 69,000। दरहकीकत हिंदुस्तान का ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नाकिस है कि मुल्क के 40% फल बाजार तक पहुंचने से पहले ही सड़ जाते हैं। हिंदुस्तान की कम टैक्स बुनियाद की वजह से पैदा होने वाला एक और मसला तालीम में सरमायाकारी का फुकदान है। एक हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत एक जदीद मईशत की तामीर के लिए बिल्कुल ज़रूरी है। हिंदुस्तान के पास कुछ अच्छे स्कूल और यूनिवर्सिटियां हैं, वहाँ उनमें से तकरीबन काफ़ी नहीं है और तकरीबन इतने लोगों तक रसाई नहीं है कि वो हकीकी मानों में एक जदीद मईशत की तामीर शुरू कर सके। ये मुल्क तालीम पर किसी भी दूसरे एशियाई मुल्क के मुकाबले में कम खर्च करता है, तकरीबन 3.1% आलमी सतह पर GDP के मुकाबले में 4.8%, और मशरकी एशिया के ममालिक जैसे चीन, कोरिया और यहाँ तक कि ईरान में 5.7% अपनी अफरादी क़ुव्वत को तालीम देने पर हिंदुस्तान के मुकाबले ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। तालीम का मेयार कम है। सर्वे ज़ाहिर करते हैं कि बहुत से आजिर इस बात पर गौर करते हैं मुल्क के मुलाजमत के तरबियती प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी की डिग्रियां बेकार हैं। वो कहते हैं कि वो स्कूल से बाहर रखे गए तकरीबन आधे लोगों के पास वो काबिलियत नहीं है जो उनके डिप्लोमा के मुताबिक वो भी करते हैं। यही वजह है कि सिर्फ टिम कुक जैसे कारोबारी रहनुमा भारत को नहीं देखते। एक माकूल मुतबादिल के तौर पर हुकूमत हिंद इन मसाइल से वाकिफ है जो मुल्क की गैर रस्मी मईशत का बाइस बन रही है, और उसने इस मसले को हल करने की कोशिश करने के लिए कुछ इक़दामात किए हैं, लेकिन वो इक़दामात भारी हैं और ये वाज़े नहीं है कि आया उन्होंने इसमें काम किया है या नहीं। 2016 में हुकूमत ने ऐलान किया कि वो मुल्क के 500 और 1,000 रुपए के नोटों को ख़त्म कर रही है। लोगों को बैंक जाना पड़ेगा और इन बिलों को नए बिलों से बदलना पड़ेगा, क्योंकि पुराने चंद महीनों में कानूनी टेंडर होना बंद हो जाएंगे, जिससे वहां की मईशत में अफरा तफरी फैल गई। बहुत बड़े थे बैंकों में लाइन, अब बिलों की कमी थी जो नोटबंदी के बाद महीनों तक जारी रही, और समाजी तनाज़ात फूट पड़े क्योंकि लोगों की नकद रकम की कमी के साथ जिद्दोजहद शुरू हुई। इस अक़दाम के पीछे सारा ख्याल लोगों को मजबूर करना था कि वो अपना पैसा बैंक में ले जाएं, इस उम्मीद पर कि वो अपनी आमदनी का ऐलान करेंगे और टैक्स अदा करना शुरू कर देंगे। ये वाज़े नहीं है कि क्या उसने 2021 के सर्वे में काम किया है, जिससे पता चला है कि हिंदुस्तान की गैर रस्मी मईशत का हजम कई साल पहले 52 से कम होकर तकरीबन 20% रह गया था, लेकिन इस दौरान भारतीय हुकूमत की आमदनी में कोई बड़ा इजाफा नहीं हुआ। इस वक्त इसकी तरक्की इसी ट्रेंड लाइन पर रही जो कि नोटबंदी से पहले जारी थी।
इस बात का इम्कान है कि गैर रस्मी मईशत में बड़े पैमाने पर सुकड़ना करेंसी में होने वाली तब्दीलियों की बजाय कोविड-19 वबाई बीमारी की वजह से था। अगर ऐसा है तो हिंदुस्तान की गैर रस्मी मईशत अब वबाई मर्ज से वापस उछालना शुरू हो जाएगा और आने वाले सालों में मुल्क इसी जगह खत्म हो सकता है जहां पहले आबादी को तालीम देने के लिए बहुत कम रकम थी और बड़े गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए दरकार बुनियादी ढांचे की तामीर के लिए बहुत कम रकम थी। दूसरे लफ्ज़ों में, जिस दिन हिंदुस्तान ने चीन को एशिया में सरकर्दा मईशत के तौर पर संभाला है वो दिन अभी बहुत दूर है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो बरा करम लाइक के बटन को दबाएं, क्योंकि इससे इस चैनल के बारे में बात फैलाने में हमारी मदद होती है। इस दौरान हमारी ताज़ा तरीन खबरों और तज्ज़ियों पर इत्तलात हासिल करने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।